सोचिए आपने एक जरूरी समझौता किया, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज भी है, लेकिन क्या हुआ कि उस पर सही स्टैंप ड्यूटी नहीं लगी। अब सालों तक यही सवाल मतलब कारोबारियों और वकीलों को उलझाता रहा कि क्या अब सब कुछ अटक जाएगा, क्या आर्बिट्रेशन शुरू भी हो पाएगा। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम, एक लैंडमार्क 7 जजों के फैसले पर बात कर रहे हैं। ये 2023 का फैसला है। इस फैसले ने ना 2 कानूनों के बीच की जो एक खींचतान थी, एक तरफ स्टैंप एक्ट जो सरकारी रेवेन्यू देखता है और दूसरी तरफ आर्बिट्रेशन एक्ट जो झगड़े जल्दी निपटाने पर फोकस करता है, उसको सुलझाने की कोशिश की है। पहले के कुछ फैसलों ने तो मामला और कंफ्यूजिंग कर दिया था, पर हाँ, अब ये नए फैसले से तस्वीर काफी साफ हुई है। देखते हैं कैसे। हाँ, तो असल में प्रॉब्लम क्या थी? मतलब ये आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अक्सर बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का ही तो हिस्सा होते हैं, है ना? हाँ। तो अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट पर ही मान लीजिए पूरी स्टैंप ड्यूटी नहीं दी है, तो क्या वो आर्बिट्रेशन वाला क्लॉज बेकार हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के ही पहले के कुछ बड़े फैसले थे, जैसे वो SMST एस्टेट्स वाला मामला था, गार्वे वॉल रोप्स था। हाँ। उनमें यही कहा जाता कि हाँ भाई, कोर्ट को पहले स्टैंप ड्यूटी वाला मसला देखना पड़ेगा और जब तक वो नहीं सुलझता आर्बिट्रेशन आगे नहीं बढ़ सकता। सही। मतलब कोर्ट ऐसे डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर लेगा, जब्त कर लेगा। और वो जो NN ग्लोबल 2 वाला केस था, उसमें भी मेजॉरिटी व्यू यही था। इससे बहुत अनिश्चितता हो गई थी बिजनेस में। बिल्कुल। और यहीं पर ना 2 कानूनों के जो मकसद थे वो आपस में टकरा रहे थे। अच्छा। स्टैंप एक्ट का सेक्शन 35 क्या कहता है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट पर सही स्टैंप नहीं है तो उसे सबूत में नहीं ले सकते और उस पर कोई कार्रवाई मतलब एक्टेड अपॉन नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ है आर्बिट्रेशन एक्ट, उसका सेक्शन 5, सेक्शन 16 ये क्या कहते हैं कि अदालतों का दखल कम से कम होना चाहिए और आर्बिट्रेटर को खुद ये तय करने का अधिकार है कि उसके पास केस सुनने का जुरिस्डिक्शन है या नहीं। वो कॉम्पिटेंस प्रिंसिपल। एग्जैक्टली, कॉम्पिटेंस। तो सवाल यही था कि भाई किसकी चलेगी, स्टैंप एक्ट की या आर्बिट्रेशन एक्ट की? तो इस 7 जजों की बेंच ने क्या कहा, क्या रास्ता निकाला उन्होंने? सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने आर्बिट्रेशन को तरजीह दी, प्रायोरिटी दी। ओके। फैसला साफ कहता है कि स्टैंप ड्यूटी अगर कम है या नहीं है तो डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पर इनएडमिसिबल यानी अस्वीकार्य तो हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह वॉइड यानी अमान्य या शुरू से ही रद्द मतलब वॉइड एब इनिशियो नहीं होता। अच्छा, ये बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसी कमी है जिसे ठीक किया जा सकता है, इट्स अ क्योरेबल डिफेक्ट। सही कहा। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि स्टैंप एक्ट का जो मेन मकसद है वो है रेवेन्यू कलेक्ट करना, सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करना। हाँ। ये पार्टियों को एक टेक्निकल नुक्ता पकड़ने का हथियार देने के लिए नहीं है कि वो आर्बिट्रेशन को ही रोक दें। सही बात है। सही बात है। उन्होंने वो सिद्धांत लागू किया कि स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ, यानी विशेष कानून सामान्य कानून पर हावी होगा। ओके। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स के मामले में आर्बिट्रेशन एक्ट ही स्पेशल लॉ है। समझ गया। तो उसके जो नियम हैं, जैसे सेक्शन 5 में कम अदालती दखल और सेक्शन 16 में ट्रिब्यूनल का खुद अपना जुरिस्डिक्शन तय करना, ये शुरुआती स्टेज पर स्टैंप एक्ट के ऊपर माने जाएंगे। अच्छा, तो फिर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट जाता है सेक्शन 11 में आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाने या सेक्शन 8 में कहता है कि पार्टीज को आर्बिट्रेशन में भेजो, तो कोर्ट को अब क्या करना है? बस ऊपरी तौर पर देखना है, मतलब सिर्फ प्राइमा फेसी कि हाँ भाई एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है भी या नहीं, स्टैंप ड्यूटी पूरी है कम है, इसमें नहीं पड़ना। बिल्कुल सही, एकदम यही। कोर्ट को बस प्राइमा फेसी ये देखना है कि क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद है, स्टैंप ड्यूटी की डिटेल में जाना, वो देखना कि पूरी है या नहीं, अगर जरूरत पड़े तो डॉक्यूमेंट इम्पाउंड करना और फिर ड्यूटी या पेनल्टी वसूलना, ये सारा काम अब आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का है। अच्छा, कोर्ट का नहीं, कम से कम उस शुरुआती रेफरल स्टेज पर तो बिल्कुल नहीं। इससे क्या होता है कि वो जो कॉम्पिटेंस का सिद्धांत है और आर्बिट्रेशन एक्ट का जो मकसद है कि मामले जल्दी सुलझे, दोनों का सम्मान होता है। सही है। कोर्ट ने यह भी साफ कह दिया कि इस हद तक जो पिछले फैसले थे, जैसे NN ग्लोबल 2 का मेजॉरिटी व्यू, SMST एस्टेट्स और गार्वे वाले, वो सही नहीं थे। ओके। एक और बात उन्होंने क्लियर की कि अगर किसी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी पेश की जाती है तो उसके बेसिस पर भी आर्बिट्रेशन शुरू किया जा सकता है, भले ही उस कॉपी पर यह ना लिखा हो कि ओरिजिनल पर स्टैंप ड्यूटी लगी थी। अच्छा, ये तो सुनने में काफी कानूनी दांव-पेंच लग रहा है, लेकिन अगर हम आम कारोबारी के नजरिए से देखें या जो लोग रोज कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं, उनके लिए इसका मतलब क्या है? क्या असल में कोई फर्क पड़ेगा इससे?
अरे जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। आप देखिए, इससे निश्चितता आती है और स्पीड बढ़ती है। अब अगर कोई डिस्प्यूट होता है और कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो सिर्फ इस बात पर कि स्टाम्प ड्यूटी कम है, आर्बिट्रेशन शुरू होने से नहीं रुकेगा। अच्छा। प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और स्टाम्प का जो भी इशू है वो ट्रिब्यूनल खुद देख लेगा। और जाहिर है ये शायद कोर्ट की प्रक्रिया से कहीं ज्यादा तेज होगा। हाँ, ये तो है। और सबसे बड़ी बात, ये स्टाम्प ड्यूटी के मुद्दे को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करने से रोकेगा। कई बार पार्टियां जानबूझकर केस लटकाने के लिए ये पॉइंट उठाती थीं। अब वो नहीं चलेगा। समझ गया। तो मतलब निचोड़ ये है, लब्बुलुआब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने कहा स्टैम्प ड्यूटी कम होने से एग्रीमेंट खत्म नहीं होता। बस उसे तब तक सबूत में यूज नहीं कर सकते जब तक वो ठीक ना हो जाए। करेक्ट। और आर्बिट्रेशन शुरू करने को प्राथमिकता मिलेगी। स्टैम्प ड्यूटी का हिसाब किताब बाद में ट्रिब्यूनल देखेगा। यही है ना? बिल्कुल, एकदम सही। इसने जो पिछले कई सालों से कंफ्यूजन चल रहा था, अलग अलग विरोधाभासी फैसले आ रहे थे, उस पर एक तरह से विराम लगा दिया है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। और ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा कारगर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है सोचने के लिए कि ठीक है, ये फैसला आर्बिट्रेशन शुरू करना तो तेज और आसान बनाता है। हाँ? लेकिन क्या स्टैम्प ड्यूटी वसूलना, जो असल में एक सरकारी रेवेन्यू का काम है, इसका बोझ जब आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल पर आएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस के अंदर ही नई पेचीदगियां या देरी पैदा हो जाएं? ये एक वैलिड पॉइंट है। मतलब क्या ट्रिब्यूनल्स के पास वैसे अधिकार होंगे जैसे रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास होते हैं इन्फोर्समेंट के? इस पर शायद आगे और क्लैरिटी आएगी। ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे ध्यान देना होगा कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है।